हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केल्विन लॉ इन इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर के लिए। हम इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर की मदद से जो हम केल्विन लॉ रहता है उसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो कंडक्टर रहेगा उसकी क्या इकोनॉमिक साइज या इकोनॉमिक कॉस्ट क्या रहेगी। इकोनॉमिक साइज कंडक्टर की जो साइज रहेगी वो इकोनॉमिकल हम कितनी रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी की बात करेंगे यहाँ पर, केल्विन्स लॉ। तो देखिए दोस्तों, हमको पता होना चाहिए हम कब जो ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमको किसी भी चीज़, हम अगर कोई भी जैसे कि बना रहे हैं, कोई भी हाउस बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम इकोनॉमी देखते हैं कि कम से कम में कितना बन सकता है। और वैसे ही ऐसे ही हम जो ट्रांसमिशन करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिक पावर का जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हम वहाँ भी देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या रहेगी। हम क्या चाहते हैं, कम से कम में हमारा ट्रांसमिशन हो जाए। तो हमारी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मीन्स जो इकोनॉमी के उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली ये दोस्तों हम लिख बताते हैं और इसमें दूसरी बताएंगे हम। तो हम दोनों बताते हैं इसमें आपको। एक तो होती है दोस्तों एनुअल चार्ज, एनुअल चार्ज ऑफ कैपिटल। मैं आपको दोनों का बताऊंगा इसका मतलब। और एनुअल एनुअल चार्ज ऑफ एनर्जी वेस्टेज। तो देखिए दोस्तों, दोनों का हम बताते हैं। जो ये एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल, मतलब आप समझ गए, सालाना जो चार्ज रहता है कैपिटल, मतलब क्या दोस्तों, कैपिटल का मतलब होता है इनिशियल कॉस्ट जो आपको शुरुआत में लगाना पड़ेगी, या फिर बिग अमाउंट ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों जो बिग अमाउंट ऑफ कॉस्ट रहती है हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। और जो कैपिटल कॉस्ट में दो तरह के हमारे आते हैं इसमें, मतलब कि जो ओवर ट्रांसमिशन लाइन में जब हम इनकी ट्रांसमिटिंग करते हैं तो इसमें दो तरह के कॉस्ट हाई बिग अमाउंट रहते हैं। एक तो दोस्तों सब सब बताता हूँ मैं आपको। पहला वाला जो हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स रहते हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा महंगे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या रहते हैं, कंडक्टर्स रहते हैं। तो ये बिग अमाउंट ऑफ कॉस्ट में आते हैं। और दूसरा आपके जो सपोर्ट्स रहेंगे, सपोर्ट्स रहे कह दे आप कह दीजिए, या पोल कह दीजिए, इस तरह की जो कॉस्ट रहती है कि किस में आती है, कैपिटल कॉस्ट में आती है। तो ये दो तरह की कॉस्ट कंडक्ट करता है एनुअल चार्ज में। पहली होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है उसमें कौन कौन से आएंगे। एक तो लेबर चार्ज, वही फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा। और जो हमारा पोल रहेंगे, पोल पोल जब हम इरिटेट करेंगे तो वो जो वो उसका जो कॉस्ट रहेगी वो फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। जो हमारे सर्किट ब्रेकर रहते हैं वो भी फिक्स्ड कॉस्ट में रहेगी। जो हमारे पोल के ऊपर जो इंसुलेटर लगे रहते हैं वो भी काय में आती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। इस तरह कॉस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, C1 से। और ये किस तरह कॉस्ट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। और मैंने आपको एक और बताई, इसी में हमारी जो दूसरी कॉस्ट रहती है वो वेरिएबल कॉस्ट रहती है। वो किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, हमारी चार हमारे कॉस्ट पे डिपेंड करती थी। किस तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंडक्टर है, अब अगर मैं कंडक्टर का साइज मैंने कम लिया तो कॉस्ट भी कम लगेगी। कंडक्टर का साइज ज़्यादा लिया तो मुझे क्या, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। मतलब क्या, यहाँ पर जो कंडक्टर की मतलब क्या, यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट है यहाँ वेरिंग कर रहा है। मतलब क्या, जो यहाँ पर जो कॉस्ट है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के है। तो ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ जो हमारा कंडक्टर की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। और अगर मैं जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मैं इसकी जो लिख देता हूँ C2। मतलब क्या, अगर कंडक्टर का डायमीटर कम है तो कम कॉस्ट लगेगी, कंडक्टर का डायमीटर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम इसमें क्या होते हैं, दो तरह की कॉस्ट हमने देखी, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में हमारी इंसुलेटर कॉस्ट आ गई, सर्किट ब्रेकर आ गए हमारे, या हमारे सपोर्ट्स आ गए, ये लेबर चार्ज आ गए। इस तरह के जो कॉस्ट रहते हैं, इस तरह के कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है जो कि किस पर डिपेंड करती है, कंडक्टर की साइज़ पे। कंडक्टर आप जितना थिक लोगे, जितना आप डायमीटर उसका बड़ा होगे, उसके हिसाब से हमारे जो कॉस्ट रहेगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह कॉस्ट। अब एनुअल चार्ज और एनर्जी वेस्टेज, इस तरह कॉस्ट है। देखिए आपने क्या करा, पोल माउंटेड कर दिए, ठीक है। आपने हम कंडक्टर को भी सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे तैयार कर दिया। अब आपको जब पावर आप ट्रांसमिट करेंगे तो पावर ट्रांसमिट करने के दौरान क्या होगा, कुछ एनर्जी वेस्टेज होगा। मान लीजिए मैंने, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है और ये हमारा रिसीविंग एंड है। तो देखिए जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग एंड के दौरान
मैंने मान लीजिए यहाँ से अगर 10 मेगावाट मैंने जनरेट करके कोई इंडस्ट्री में भेजी तो यहाँ पर 10 मेगावाट ही पहुँची। तो जो 2 मेगावाट का हमारा नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ दोस्तों? 2 मेगावाट का नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि इन जो ये ट्रांसमिशन है इस बीच दौरान क्या हुआ, हमारे कुछ आई स्क्वायर आर लॉसेस हुए। कौन से लॉस हुए? आई स्क्वायर आर लॉसेस हुए। इसके कारण क्या हुआ, हमारी एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। अभी 2 जो मेगावाट की लॉस हुई उसकी जो जनरेटिंग कॉस्ट है वो तो ऐसी गई, वो तो हीट के फॉर्म में क्या हो गई, हवा एयर में क्या हो गई, डिसिपेट हो गई। तब ये कॉस्ट कौन देता है? इस तरह कॉस्ट का भी रहता है कि ये कॉस्ट फिर कौन देगा, हमारे मन में सवाल उठ सकता है। तो जो ये कॉस्ट रहेगी, ये कॉस्ट के हम जनरेटिंग स्टेशन वाला से ना अपने पास से भरेगा, वो क्या करेगा, हमारे जो बिजली के बिल आते हैं उसमें से ही वो कुछ कुछ हमारे मतलब कुछ कॉस्ट हमारे को इसमें देना पड़ेगा। जैसे आप जो टेरिफ देते हैं वो इसी में रहती है कॉस्ट, ट्रांसमिटिंग की कॉस्ट ही हम ही देते हैं, हमारे बिजली बिल जो आता है हमारे यहाँ पर उसमें से हम देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एनुअल चार्ज ऑन एनर्जी वेस्टेज मतलब क्या है इसमें, ये किसके प्रोपोर्शनल है? देखिए आई स्क्वायर आर लॉस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, जो एनर्जी वेस्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर आर के लॉसेस के। मतलब क्या, जितना ज़्यादा लॉस होगा, जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, जितना ज़्यादा लॉस होगा को मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? लॉसेस के। जो हमारे जो कॉस्ट है मतलब कि जो ये हमारा एनुअल चार्ज है एनर्जी वेस्टेज का, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? हमारे लॉसेस के प्रोपोर्शनल है। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैं दोस्तों C3। और देखिए अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस, अगर मैं आई को कांस्टेंट रख लूँ, ठीक है, अगर मैं आई को कांस्टेंट रखता हूँ, मैं आई को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ तो यहाँ पर क्या बचा? आर। और देखिए जो सी है, देखिए जो कॉस्ट है वो जो कि वो कॉस्ट है तो क्या है दोस्तों, कॉस्ट है किस प्रोपोर्शनल है? देखिए अभी आप इससे भूल जाइएगा थोड़े समय के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई स्क्वायर आर लॉसेस के। और अगर मैं आई को कांस्टेंट बना दूँ तो क्या बचेगा? आर। मतलब आर को क्या लिख सकता हूँ मैं? रो एल बाय ए। और आपको मालूम है कि जो जो कंडक्टर की रजिस्टिविटी रहती है वो भी कांस्टेंट रहती है, और जो लेंथ रहेगी वो भी फिक्स रहेगी। अगर मैंने 80 किलोमीटर की लाइन है, हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो एक फिक्स है, तो लेंथ और ये भी फिक्स्ड है। अब वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के। मतलब क्या, जो कॉस्ट रहेगी वो प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एरिया के। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से हमने को क्या पता चला, मतलब कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? C3/A। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास 3 कॉस्ट आ गई है हमारे पास में। एक तो एनर्जी चार्ज ऑन कैपिटल और एनर्जी चार्ज ऑन एनर्जी वेस्टेज। एनर्जी वेस्टेज मतलब क्या, जो हमारे ट्रांसमिटिंग के दौरान जो हमारा वेस्टेज हुआ है, किसका? पावर का या एनर्जी का, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जो 2 मेगावाट का हमारा जो नुकसान हुआ है वो किस तरीके से हमने देखा कि जो आई स्क्वायर आर लॉस है, जितने ज़्यादा लॉस होंगे उतने ज़्यादा हमारे क्या कॉस्ट उतनी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पर एनर्जी लॉसेस पे डिपेंड कर रही है। जितने ज़्यादा लॉसेस होंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी वेस्टेज होगी। अब मुझे पता कर, हम दोनों तीनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे पता करना है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट इसकी कितनी हो सकती है, कि यानी इकोनॉमिकल कॉस्ट कितनी हो सकती है। ठीक है मुझे इकोनॉमिकल कॉस्ट पता करना है इसकी। तो मुझे इकोनॉमिकल कॉस्ट अगर पता करना है, यहाँ भी स्मॉल ए लिख लीजिएगा नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। अगर मुझे इकोनॉमिकल कॉस्ट पता करना है तो मैंने आपको पता है आपको कि मैक्सिमा या मिनिमा हमने पढ़ा है, तो हम उसी से पता करते हैं। तो हम क्या करते हैं? डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी ए इक्वल टू 0। इस तरीके हमको जब भी कोई मैक्सिमा या किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू पता करना रहती है तो हम क्या करते हैं, कि हम क्या, देखो पूरे कॉस्ट को आप पी के इक्वल लिख लीजिए, C1 प्लस C2A प्लस C3/A। ठीक है, अब क्या है, जो मैंने इस तीनों क्या कहा, पी के इक्वल रखा है। अब पी को मैं यहाँ रख देता हूँ, और मैंने ए के रिस्पेक्ट में क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पता करना है कि मेरा जो कंडक्टर है उसकी इकोनॉमिकल साइज़ क्या हो सकती है। तो मैंने कंडक्टर के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा ए के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट C1 तो ये तो 0 हो जाएगा, C2 बचेगा हमारा। ठीक है, C2 प्लस C3 और ए स्क्वायर, और किसका माइनस करेगा, आपको डिफ्रेंशिएट करते आता है दोस्तों। तो ये क्या है? डी पी अपॉन
डी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, और इक्वल टू क्या करके रखते हैं हम, 0, इस तरीके से। तो अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो C2 इक्वल टू C3/A²। तो C2A अपॉन C3A। देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, C2 कौन सी कॉस्ट है दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट है, और C3 कौन सी कॉस्ट है, जो एनर्जी वेस्टेज हुई है। मतलब क्या, हमारी जो अगर वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एनुअल चार्ज और एनर्जी वेस्टेज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो हमारा कंडक्टर की साइज़ रहेगी, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारे कंडक्टर्स है उनकी साइज़ रहेगी, वो इकोनॉमिकल रहेगी। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको इकोनॉमिकल साइज़ आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने पता करा कि केल्विन लॉ की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की इकोनॉमिकल साइज पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।